चलिए पढ़ाई की इसके बारे में, जैव विविधता एवं उसके संरक्षण या जो भी चीजें, ठीक है। क्या पढ़े? पहला तो सवाल, एक वैज्ञानिक का नाम दिए थे, जरा खड़े हो जाइएगा। याद नहीं है? मुझे सीधा सीधा आगे चलने में ही ज्यादा फायदा है। कौन थे वो वैज्ञानिक? एडवर्ड विल्सन। उनका स्टेटमेंट जरा बताएंगे। शायद कल बात किया था इसके बारे में हम लोगों ने, नहीं याद है? बढ़िया, चलिए समझते हैं। पहले ना इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ने वाले। 3 पार्ट में मतलब कि हम लोग अपने हिसाब से लेके चलेंगे उसको, ठीक है। सबसे पहला चीज हम देखेंगे क्या इस चैप्टर में, कि ये जो जैव विविधता है वो क्या है। बात समझे? जैव विविधता क्या है? अब जैव विविधता जब हमें समझ में आ जाएगा तो इसी के अंडर में पढ़ने वाले हम लोग कि जैव विविधता जो है कितनी मिल रही है, ठीक। दूसरे पार्ट में फिर इसका तीसरा पार्ट, उसके बाद इसकी लाभ और हानि की बात करेंगे कि जैव विविधता से हमें क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रहा है, और अंत में जाकर के देखेंगे फिर इसका संरक्षण। संरक्षण का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन, ठीक है। सबसे पहली चीज कि क्या है इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद इसके होने से क्या लॉस है, क्या प्रॉफिट है वो समझ में आएगा, और अंत में मुझे क्या करना है, इसको संरक्षित करना है, कंजर्व करना है, सिक्योर करना है, ये सब चीजें आएंगी। अब कुछ और सवाल की अगर बात करें, जैसे सिंपल सा कि क्या है ये जैव विविधता, क्या है ये बायोडाइवर्सिटी। ऐसे बहुत सारे इसमें सवाल आएंगे, फिर भी अगर पूछना चाहे कि क्या है जैव विविधता, क्या है बायोडाइवर्सिटी, तो क्या जवाब आएगा अपने हिसाब से? चलिए, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां। और कुछ? चलिए सीधा सीधा हम आते हैं इसके परिभाषा पे। और ये जो क्या है वाली जो बात है, ये जो स्टेटमेंट है, या जिसको हम कह सकते हैं क्या कि परिभाषा, ये देने वाले कौन थे? एडवर्ड विल्सन। देखिए इन्होंने क्या बोला था, प्रत्येक संगठन पर मिलने वाला या मिलने वाली विविधता जैव विविधता कहलाती है। सिंपल सा पहले लाइन को समझिएगा, प्रत्येक संगठन पर। अब इसका मतलब क्या है? इसको बोलते हैं लेवल ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन लेवल। कोई समझा सकता है क्या इस संगठन स्तर को? ये पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा है संगठन स्तर, ऑर्गेनाइजेशन लेवल। याद करो, कोई चैप्टर था क्या ऐसा? नहीं है? है जरूर। एक चैप्टर ऐसा है जिसमें संगठन के स्तर की बात करते हैं, फर्स्ट ईयर का चैप्टर है ये। एकदम गायब है सबका फर्स्ट ईयर, कोई बात नहीं। ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल का मतलब क्या होता है कि सर कोई भी जीव जो होता है ना, एक पर्टिकुलर तरीके से तैयार किया हुआ है, एक अच्छे मतलब एक विशिष्ट तरीके से तैयार किया हुआ है। जैसे कहने का मतलब कि सर एकल कोशिकीय जीव, वहां पे आपने क्या स्तर माना, क्या लेवल माना?
एक कोशिका, एक सेल। जैसे आपके पास 4 जीव हैं, 4 ऑर्गेनिज्म हैं और चारों के चारों एकल कोशिकीय हैं, यानी कि यूनिसेलुलर है, तो आपने क्या करना है, उनका एक ग्रुप बना करके अलग कर देना है। तो किस आधार पर आपने उसका ग्रुप बनाया? उस कोशिका के आधार पर बनाया। स्टेटमेंट का मतलब क्या निकल जाएगा कि सर देखो तो कि सर प्रत्येक संगठन पर, और प्रत्येक संगठन में सर वो संगठन किसी भी आधार का हो सकता है। अगर आपने वो आधार, वो बेस अगर कोशिका का माना है तो कोशिका का, ठीक है। सपोज अगर हम अभी अपने आप की बात कर ले तो क्या है, हम लोग सर यूकैरियोटिक्स है ना, यूकैरियोट्स हैं। अगर यूकैरियोट्स के लेवल को ले ले तो यहां पर भी अंतर मिलेगा। क्या सर कि प्रत्येक संगठन पर मिलने वाला विविधता, विविधता का मतलब क्या होता है? डिफरेंस, अंतर। अब वो अंतर किसी भी लेवल पर लिया जा सकता है, बात समझ में आ रहा है? वो अंतर किसी भी स्तर पर लिया जा सकता है, और अगर वो अंतर मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। इसी को क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। बात समझ में आया? तो ये स्टेटमेंट में कुछ खास दम नहीं है, बस स्टेटमेंट को समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है कि है क्या ये कह क्या रहा है। तो आप कोई भी जीव ले लो, 2 जीव, 2, 4, 10, 5 जितना भी लेना है ले लो, उसमें एक लेवल मान लो और उस लेवल पर देखो कि अंतर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अंतर मिलना तय है, बात समझे? जैसे हम सभी के सभी, चलो सर मनुष्य हो गए, ठीक है। अब हम सभी में अगर एक स्तर मान लिया जाए आनुवांशिक पदार्थ, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ का मतलब जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल कौन होगा हमारे अंदर? हमारा डीएनए होगा। अब सबका अगर डीएनए के लेवल पे अगर हम लोग स्टडी करें तो हम लोगों के डीएनए में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा डिफरेंस, क्योंकि सर वो डीएनए, हमारा डीएनए कहीं ना कहीं हमारे माता पिता से आया है, तो वो कभी भी आपसे मैच नहीं करेगा। हालांकि एक और चीज हमें बैकग्राउंड में पता है कि सर डीएनए लगभग क्या होता है? मैच करता है, वो एक अलग की बात है, लेकिन डिफरेंस होता है ना। बस में सर पक्का माना कि 99.99% क्या होता है? सेम होता है। 0.1% क्या होता है? डिफरेंस होता है। डिफरेंस है ना, वही डिफरेंस क्या कहलाएगा? आपका बायोडाइवर्सिटी कहलाएगा। तो इस लाइन का मतलब, इसका परिभाषा का मतलब समझ में आ गया कि चाहे वो कोई भी स्तर ले ले हम, उसमें कहीं ना कहीं अंतर तो दिखाई देना ही है, ठीक है। अब एक ही जैसे जाति का भी स्तर ले सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे सर जातियां ले ले। कुत्ता, कुत्ता क्या है सर? एक जाति है, ठीक है। डॉग, ये एक हमने जाति मान ली। अब इस जाति में ही देख लो, अलग अलग प्रकार के मिल जाएंगे कुत्ते देखने को। एक आसपास जो हमारे घूम रहे हैं, ठीक है, एक जो हम घर में पाल रहे हैं। अब इनकी भी क्या होती है? वेराइटीज के नाम होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं सर इसकी भी वेराइटीज हैं हमारे आसपास। और जैसे बुलडॉग हो गया, और भी कौन कौन सा डॉग होता है? बुलडॉग हो गया, जर्मन शेफर्ड हो गया, है ना। तो 2-4 तो ऐसे नाम पे याद ही है हमारे पास। एक वो अपने भाषा में कहते थे बिलायती है। तो सर एक ही जाति है, लेकिन उस जाति के स्तर पर अगर हमने देखा, जाति के लेवल पर देखा, स्पेसिस के लेवल पे देखा, तो वहां भी क्या मिल रहा है? डिफरेंस मिल रहा है। यही डिफरेंस का मिलना क्या कहलाता है? हमारा बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता कहलाता है। समझ में आ रहा है? देखो जितना चैप्टर में आगे जाएंगे ना, उतनी कठिनाइयां बढ़ती जाएंगी, क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा डाटा है। तो डाटा वाले चैप्टर में हमें थोड़ा सा अच्छे से चलना होता है, ठीक है। अच्छा, वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना, एक बार देखना तो, ठीक। तो कुल मिलाजुलाकर इस लाइन का मतलब समझ में आ गया कि सर किसी भी स्तर पर हम लेके चले जीवों को, कोई भी एक आधार मान ले, वहां पे कहीं ना कहीं क्या मिलने वाला है? अंतर मिलने वाला है। और वही अंतर क्या करेगा? जैव विविधता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा। या कुल मिलाजुला के कहने का मतलब कि सर कोई भी जाति के स्तर पे ले ले, कुत्ते को ले ले, बिल्ली को ले ले, इनकी भी क्या होती है? अलग अलग। अच्छा उतना छोड़ो ना, एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं हम लोग नॉर्मली। शायद ये आपके एनसीईआरटी में डेटा के रूप में है भी। चींटियां, ऐसे होगा ना, चींटियां। चलो देखेंगे। पता चींटियों की कितनी वैरायटी है? 20,000 प्रकार की चींटियां होती है। संख्या नहीं बोला, 20,000 प्रकार की चींटी होती है। अब सोचो, क्या ये जैव विविधता नहीं है? सर चींटी क्या है? एक जाति है। उस जाति के आधार पर जाके हमने देखा तो अलग अलग, हम तो ज्यादा से ज्यादा कितना जानते हैं? 2 को जानते हैं, एगो काला वाला, एगो लाल वाला। उसके बाद दूसरा के बाद कोई तीसरा जानते ही नहीं, देखा ही नहीं, हमारे आसपास मिलती ही नहीं है। इनकी ज्यादा से ज्यादा वैरायटी कहीं ना कहीं जंगलों में पाई जाती है, ठीक है। और आम सभी ने खाया ना। आम की लगभग 1000 किस्में अपने इंडिया में पाई जाती हैं। हमारे भारत में पाई जाती है,
ठीक है, यानी कि आम का भी सर लगभग लगभग 1000 जाति प्रजाति। चावल का लगभग 2000 शायद है, देख लीजिएगा एक बार कि चावल के लगभग 2000 किस्में हमारे इंडिया में पाई जाती हैं। एक मिनट, कंफ्यूजन ना हो जाए, डाटा एक बार है मेरे पास, देख लेते हैं। सॉरी, 50,000 प्रकार है जी चावल का। और किसी का है वो अंडरलाइन कर लीजिएगा, जहां जहां मिले आपको वो देख के अंडरलाइन कर लीजिएगा। जैसे चावल का 50,000 किस्म हो गया, आम का 1000 किस्म हो गया, चींटियों का लगभग 20,000 जातियां प्रजाति 20,000 प्रकार की प्रजातियां होती हैं। और अगर मछलियों की बात कर लें तो मछलियां लगभग 28,000 प्रकार की पाई जाती हैं। ऑर्किड याद है? ऑर्किड क्या होता है? ऑर्किड एक पादप है, ठीक है। जितना भी जैसे शादी विवाह में आप जाते हो ना, शादी विवाह में जितना भी फूल सजावट का होता है ना, या फिर जितने भी क्या बोलते हैं बुके वगैरह जो भी बनाए जाते हैं, उन सब में चाहे वो हरी पत्तियों वाले पुष्प हो या फिर कुछ भी हो, वो सारे के सारे कौन होते हैं? ऑर्किड होते हैं। लगभग इनकी 20,000 प्रकार की किस्में पाई जाती हैं ऑर्किड की। ऑर्किड एक प्लांट है, एक पादप है। ये एक डाटा है बस केवल याद रखने के लिए कि भाई डिफरेंस तो मिल रहा है, और यही डिफरेंस मिलना क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है, ठीक है। चलो आगे, चलो हमें ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब उसके बाद फिर हम बात करते हैं अगला कि सर ये जो डिफरेंस है वो किस स्तर पर हम देखेंगे। तो 3 स्तर जाते जाते कल आपको बता के गया था मैं, तीनों का तीनों स्तर, तीनों लेवल बता कर गए थे कि किस स्तर पर देखेंगे। सबसे पहला आनुवांशिक स्तर पे, यानी कि जेनेटिक लेवल पर देखेंगे। दूसरा क्या है? जातीय स्तर पे, जिसको बोलते हैं जातीय विविधता बोलते हैं। और तीसरा देखेंगे पारिस्थितिक यानी कि इकोलॉजिकल लेवल पे देखेंगे। तो ये तीनों का तीनों। सबसे पहले हम हेडिंग में लेकर आएंगे, किसको लेकर आए? आनुवांशिक वाले को लेकर के आते हैं, ठीक है। सिंपल सा कि ये जो डिफरेंस है, ये जो जैव विविधता है, मतलब समझ में आ गया जैव विविधता का? सबसे पहला ही हमने सवाल किया था कि पहले हम जैव विविधता को देखेंगे। जैव विविधता अगर समझ में आ जाएगा फिर हम ये देखेंगे कि जैव विविधता, और एक और चीज आएगा छूट गया था हमारे पहले वाले में बताना चाहिए था कि जैव विविधता कहां पर सबसे ज्यादा मिलती है। ये सवाल था ना, पता किया क्या? जंगल में। ये जैव विविधता सबसे ज्यादा कहां पर मिल रही होगी? कहां पे? क्या कह रही है जी? भूरेखीय क्षेत्र मतलब? अच्छा कोई बात नहीं, चलो जैव विविधता हमें समझ में आ गई है। फिर हम देखेंगे जैव विविधता का डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं उसको, कि जैव विविधता का वितरण कैसे कैसे हुआ है, कहां पर सबसे ज्यादा मिल रहा है, कहां पर कम मिल रहा है। कल जाते जाते एक एग्जांपल बता के गए थे कि सपोज कुतरा में 1000 की संख्या में मिल रहे हैं कुत्ते, और वो सारे के सारे एक ही जाति एक ही प्रजाति के, ठीक है। अब वही सासाराम में कह दे कि सर 100 को कुत्ता मिल रहा है लेकिन 100 का 100 एक दूसरे से अलग जाति प्रजाति का है, तो वो क्या कहलाएगा? सर जैव विविधता वहां पे ज्यादा है। तो संख्या मायने नहीं रखती है, उनके बीच का डिफरेंस मायने रखता है। किसके लिए? जैव विविधता के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, ठीक है। तो कितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हमें कहां कहां पे है वो बात करेंगे। एक और चीज पहले आपको बताया था कि जो ये बायोडाइवर्सिटी है वो देखेंगे कि विश्व स्तर पे कितना है और हमारे भारत में कितना है। तो ये सब कुछ आएगा डिस्ट्रीब्यूशन में, वितरण में, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जैव विविधता जो है ये कितने स्तर पर देख सकते हैं। तो सर इसको देखने के लिए हमारे पास क्या है? 3 स्तर है, 3 लेवल है। सबसे पहला हम इसको आनुवांशिक स्तर पे देख सकते हैं। आनुवांशिक कहने का मतलब होता है जेनेटिक लेवल पर। दूसरा जातीय स्तर पर देखेंगे, स्पेसीज लेवल पर। और तीसरा होता है पारिस्थितिकी।
यानी कि इकोलॉजिकल लेवल पे देखेंगे। ये 3 आपको पढ़ने हैं आपके बुक के हिसाब से, कि 3 लेवल के हिसाब से हम देखने वाले हैं किसको, जैव विविधता को, जिसमें हम सबसे पहला याद देखने वाले हैं किसको, आनुवांशिक स्तर पे। और इसका एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट होता है, बस यही आपको खाली ध्यान में रखना है। तो पहला हम देख रहे हैं आनुवांशिक स्तर पे। आनुवांशिक स्तर समझते हो, यानी कि सर हम 2 लोगों के बीच में डिफरेंस तो देखेंगे, लेकिन तुलना किसकी करेंगे, उनके जेनेटिक मटेरियल की तुलना करेंगे। ठीक है, जिसमें एक एग्जांपल है आपका, शायद आई थिंक देखो, राव वोल्फिया वोमिटोरिया है क्या? ठीक है, राव वोल्फिया वोमिटोरिया पता है, ये पोलर रीजन में मिलने वाला एक पौधा है। लिखते हैं पहले इसको, कैसा है, राव वोल्फिया, देख लेना जो भी रहेगा स्पेलिंग मिस्टेक, राव वोल्फिया वोमिटोरिया। थोड़ा बहुत क्या पूरा मिस्टेक होगा इसमें, राव वोल्फिया। अच्छा, सबको समझ में आ रहा है ना? अपने बुक में अंडरलाइन मारना, राव वोल्फिया वोमिटोरिया दिख नहीं रहा हमें। कोई बात नहीं, उसको छोड़ो। इसका मतलब समझो पहले कि सर राव वोल्फिया वोमिटोरिया क्या है, ये एक पादप है। इसमें तुलना क्या किया गया वो समझिएगा, ये एक पादप है, ये एक प्लांट है जो मिलता है कहां पर, ध्रुवीय क्षेत्र में। ध्रुवीय क्षेत्र का मतलब सर पोलर रीजन में, जहां पर बर्फ ही बर्फ है। ठीक है, इसके अंदर इस पौधे, अच्छा पौधे से क्या हमें उत्पाद मिलता है क्या? बहुत सारा उत्पाद मिलता है। इस पौधे से हमें एक उत्पाद मिल रहा है जिसका नाम है रेजर पाइन। याद रखिएगा, ये क्या है, एक केमिकल है, एक रसायन है। अच्छा, किसी को हाई बीपी का प्रॉब्लम है क्या? सपोज आपके घर पे हाई बीपी का या लो बीपी का, ठीक है। अब क्या होता है कि सर हाई ब्लड प्रेशर में क्या होने आता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसका मतलब ब्लड प्रेशर हाई हुआ, इसका मतलब क्या बताएगा? रक्तचाप बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं, रक्तदाब बोलते हैं, जो आपको बोलना है बोल लीजिए। ठीक है, एक अगर 2 कंडीशन होते हैं कि जब आपके शरीर में रक्त का प्रवाह, रक्त का फ्लो तेज हो जाए, बढ़ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, अच्छा ये ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है, कोई समझाएगा? ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है? ये ब्लड प्रेशर क्या है, नहीं पता। देखो सर, ये हमारी रक्त नलिका, ठीक है, इसमें रक्त बह रहा है, ठीक है, ब्लड फ्लो कर रहा है। अब ये ब्लड जो है, इस ब्लड वेसल्स पर लगाता है दबाव, यानी कि रक्त के द्वारा रक्त नलिका पर लगाया गया दाब, लगाया गया प्रेशर ही क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर। अब इसको सिंपली अगर समझना है तो घर में अगर पाइप है ना, नल में आप कनेक्ट करिए, उसके बाद बीच में से कहीं से उसको दबा के देखिए, आपको लगेगा कि हम दबा रहे हैं तो वो पाइप हमको ऊपर की तरफ ढकेल रहा है। तो वो जो प्रेशर है ना, वैसा ही प्रेशर हमारी नसों में होता है। इसीलिए ब्लड प्रेशर कभी भी देखते हो यहां बांध के नापा जाता है, वो प्रेस करके देखा जाता है कि हम इसको जब दबाएंगे ना यहाँ पे, तो ये धक्का देगा ऊपर की तरफ, रक्त नलिकाएं ऊपर की तरफ धक्का देंगी, तो समझ में आएगा कि कितना ब्लड प्रेशर है। अब सुनना कि सर ये रेजन पाइप जो केमिकल है, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का जिनको भी प्रॉब्लम है, उनके लिए जो भी मार्केट में दवा आती है ना, वो दवा किससे तैयार की जाती है? इसी केमिकल से, इसी रेजर पाइन से तैयार की जाती है। अब यहाँ पे सर ये मतलब समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ आनुवांशिक स्तर पे क्या देख रहे हैं? जैव विविधता देख रहे हैं। तो हुआ क्या कि जब उस ध्रुवीय इलाके में, उस पोलर रीजन में मिलने वाला एक पादप जिसका नाम है क्या? राव वोल्फिया वोमिटोरिया, इसको देखा गया तो वहीं पर उसी क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों में, यानी कि उसी ध्रुवीय इलाकों में अलग अलग जगह पे जाकर के देखा गया, तो सर है तो राव वोल्फिया वोमिटोरिया, लेकिन उनमें जो मिल रहा है ये रेजर पाइन, ये अलग अलग प्रकार का मिल रहा है, जिनमें से कुछ का हाई बीपी के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है, कुछ को लो बीपी के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। अब सोचो ऐसा कैसे हुआ? एक एग्जांपल और, सर एक बैर का पेड़ है,
ठीक है, हमारे यहाँ जो बैर का पेड़ हमारे घर के आसपास है, कभी ऐसा हुआ कि कहीं घूमने गए हैं पहाड़ी इलाके में, वहां बैर का पेड़ दिखा, आप बैर तोड़ के खाने की कोशिश की, वो तीता लग रहा है, तीखा लग रहा है, कैसे? वो भी तो बैर का ही पेड़ है ना, आखिर ऐसा कैसे? सर उसके आनुवांशिक पदार्थ में किसी प्रकार का चेंज होगा। बात समझ में आया? तो वहीं पर देखा गया था क्या कि ये जो ध्रुवीय इलाकों में मिलने वाले जो राउवोल्फिया वोमिटोरिया थे, ये कहीं ना कहीं वहां पर अलग अलग प्रकार के मिल रहे थे। सब में मिल रहा था रेजर पाइन, लेकिन सबके अंदर मिलने वाला रेजर पाइन क्या था? अलग अलग प्रकार का था। तो पहला एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्या? राउवोल्फिया वोमिटोरिया कि सर ये ध्रुवीय इलाकों में पाए जाते हैं, इनमें आनुवांशिक स्तर पे बदलाव देखने को मिलते हैं, जिस कारण से अलग अलग प्रकार का क्या पाया जाता है? इनमें रसायन पाया जाता है। अब खुद से सोच के देखो कि बच्चा अगर कोई उत्पाद बना रहा है और अलग अलग प्रकार का उत्पाद बना रहा है, तो एक ही, बाहर से भी कोई अंतर नहीं है। अब अंदर से जो उत्पाद बन रहा है उसके अंदर, उसमें कहीं ना कहीं चेंज है, तो वो चेंज किस वजह से होगा? जेनेटिक मटेरियल के वजह से, आनुवांशिक पदार्थ की वजह से होगा। और ये रेजर पाइन के बारे में याद रखिएगा कि रेजर पाइन किसको दिया जाता है? जितने भी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं उनको क्या दिया जाता है? रेजर पाइन से बनी हुई इंजेक्शन दी जाती है, या कुछ टैबलेट्स भी आती हैं, वो भी दी जाती है। चलो ये तो आनुवांशिक रूप से देख लिया। दूसरा, अगर हम जातीय विविधता की बात करें तो जातीय विविधता इस बार भी चेंज देखेंगे हम, लेकिन वो किस स्तर पे देखेंगे? स्पेसीज के लेवल पर देखेंगे। एग्जांपल जैसे यहां पे देखिए, पश्चिमी घाट। अच्छा, पश्चिमी घाट समझते हो? सर हमारे इंडिया से पश्चिम में होगा, वेस्ट में होगा, तो वो एरिया क्या कहलाएगा? पश्चिमी घाट कहलाएगा। पूर्वी घाट, ये हमारे इंडिया कहां पर होगा? पूर्व में होगा। ठीक है, अब उभयचर समझते हैं ना? उभयचर, ठीक है, एम्फीबियंस, इसका मतलब क्या होता है? सर जो पानी में भी रह ले और स्तर पर भी, यानी कि जमीन पर भी रह ले, वो कौन हो गए? हमारे उभयचर हो गए। अब यहां पर इस पश्चिमी घाट में देखा गया कि इसी उभयचर की लगभग 10,000 जातियां पाई जा रही। अभी इस बार हमने जाति के लेवल पे बात की है, ठीक है, कि वहां पर जो उभयचर देखे गए थे वो लगभग कितने प्रकार के? 10,000 प्रकार के उभयचर देखने को मिल रहे हैं। और वहीं पूर्वी घाट में देखा तो ज्यादा से ज्यादा 100 से 200 प्रकार के मिल रहे हैं। ये एग्जाम्पल किसके लिए याद रखेंगे? जातीय विविधता के लिए, कि सर जातीय स्तर पे अगर देखें ना तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जातियां पाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हमें ये मिल गया। अब तनिक ये एग्जाम्पल मुझे एक बात समझा के दो कि ये ऐसा कैसे हुआ होगा। सर उभयचर यहां भी है, उभयचर वहां भी है, यानी कि ऐसे एनिमल जो पानी में रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, पूर्वी घाट में भी मिल रहे हैं, पश्चिमी घाट में भी मिल रहे हैं। अब पश्चिमी घाट में इनकी संख्या ज्यादा कैसे और पूर्वी घाट में इनकी संख्या कम कैसे? पश्चिमी घाट में देखो 10,000 के आसपास इनकी जातियां मिल रही है, जबकि वहीं पूर्वी घाट की बात की तो ज्यादा ज्यादा कितने हैं? 100 से 200 है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? शायद एनसीईआरटी में देखना तो 200 से 300 दे रखा है क्या? अगर होगा तो देख लीजिएगा, दे ही दिया ना, कोई बात नहीं है, लगभग 200 से 300 होते हैं। सॉरी, हम एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं चल रहे, बस अपने हिसाब से हमने जो डायग्राम रखा है अपने हिसाब से चलेंगे, हम सिंपल तरीके से। बस खाली इस पे तो नहीं सोचो कि ऐसा कैसे हुआ होगा। वातावरण, वातावरण में क्या हुआ होगा? आखिर वातावरण में वहां पे क्या हुआ होगा? अच्छा सोच के जरा बताओ कि बाबू ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन क्यों मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा अंतर क्यों मिलेगा? किसी अभी तक कोई उस जगह पे पहुंचा ही नहीं जो सवाल हम कर रहे हैं। अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। और वही सवाल कल भी दे करके गए थे कि पूरे हमारे वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पर मिलेगी?
नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आखिर कैसे मिल रहा होगा ज्यादा? वातावरण ही होगा माना, लेकिन वातावरण में क्या हुआ होगा? अच्छा एक बात बताओ, कश्मीर में से 100 लोग को देखो, ठीक है, कश्मीर चले गए, वहां के 100 लोगों को देखो, क्या अंतर दिखाई देगा आपको 100 लोगों में? कोई अंतर समझ में नहीं आएगा, लगेगा कि सब एक एक घर खानदान का है। समझ में आया? कश्मीर के अगर 100 लोगों को आप देखोगे, जो वहां के बसिंदे हैं, वहां के रहने वाले हैं, वहीं पर उनका जन्म वगैरह सब कुछ वहीं पे हुआ है, वहीं पे पले बड़े हैं, सब कुछ वहीं पे हुआ है, जब उनमें से 100 लोगों को देखोगे ना, कोई अंतर समझ में नहीं आएगा, लगेगा कि सब एक ही कुल खानदान के। यहाँ अपना ही अपने लड़का समझ में नहीं आता है कि अपना लड़का है कि किसी और का। समझ में आया? अब कुल मिला के कहने का मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि सर हमारे यहां पर वातावरण में बहुत ज्यादा बदलाव होता है। समझ में आया? वहां पर क्या है सर, कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। ज्यादातर वहां का जो मौसम होता है वो कैसा होता है? ठंडा होता है, एक समान रहता है। और जब एक समान मौसम रहेगा, एक समान जब वातावरण रहेगा, तो वहां पर मिलने वाले लोगों के लक्षण भी कैसे होंगे? एक समान होंगे। अब हम लोग क्या है कि सर हम लोग ना बहुत ज्यादा परिवर्तन को झेलते हैं, तो जब बहुत ज्यादा परिवर्तन को झेलेंगे तो हमारे अंदर भी क्या होंगे? बहुत सारे परिवर्तन होंगे। तो हमारे यहाँ पर क्या होगा? वैरायटीज बहुत ज्यादा होंगी। क्या आपको ये बात नहीं बता रखी है हमने? ये इक्वेटर 0 डिग्री भूमध्य रेखा है ना, भूमध्य रेखा से अगर हम लोग 20 डिग्री नॉर्थ जाएं या 20 डिग्री साउथ जाएं, यानी कि 20 डिग्री उत्तर या दक्षिण, ये क्या बोलते हैं इसको? लैटिट्यूड बोलते हैं, और हिंदी में कहते हैं उसको अक्षांश। अक्षांश, हाँ अक्षांश ही कहते हैं, ठीक है। लैटिट्यूड ऐसे क्या लॉन्गिट्यूड हो जाता है, देशांतर उसको बोल देते हैं, ठीक है। चलो तो सर अगर 20 डिग्री में ऊपर जाऊं उत्तर की तरफ या 20 डिग्री दक्षिण की तरफ जाऊं, क्या कहलाएगा? ये कौन सा रीजन होगा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा। याद है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल रीजन। फिर इसके बाद अगर ऊपर और जाएं 20 डिग्री, सर क्या हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा। नीचे भी आएंगे तो सर 40 हो जाएगा। ये क्या था? उपोष्ण। उष्ण कटिबंधीय के बाद उपोष्ण, सही जा रहे हैं ना? सब ट्रॉपिकल बोलते हैं उसको। फिर उसके बाद शीतोष्ण, फिर उसके बाद ध्रुवीय। याद है? तो इतना दूर हमें नहीं जाना है, उतना लंबा नहीं जाना है अभी फिलहाल। इसको इधर करते हैं। अब देखो जरा कि सर ये सूर्य की किरणें ज्यादा से ज्यादा इन्हीं क्षेत्र में पड़ती है, ये वाले में। जबकि अगर मैं इसको ऊपर ट्रांसफर करूं ऐसे, तो क्या हो जाएगा सर? सूर्य की जो प्रकाश है वो लंबी दूरी तय कर रही है क्या? इधर से देखो तो लंबी दूरी तय करेगी ना, जिस वजह से सूर्य का प्रकाश ना इस ऊपर के इलाकों में कम पड़ता है। यानी कि जैसे जैसे अगर हम इक्वेटर से दूर जाएंगे, जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूरी हमारी बनती जाएगी, मौसम कैसा होता जाएगा? ऊपर का ऐसे सर ठंडा होता जाएगा। जबकि सबसे ज्यादा गर्म कौन सा होगा? ये भूमध्य रेखा के आसपास। और आपसे यही सवाल मैंने पूछा था कि पूरी पृथ्वी में सबसे ज्यादा कहां पर मिल रहा होगा बायोडायवर्सिटी? तो याद रखिएगा कहां पर मिलेगा? ट्रॉपिकल रीजन में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। कारण कि सर सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश कहां पे जा रहा है? उसी भूमध्य रेखा के आसपास। अब भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल रीजन। सबसे ज्यादा प्रकाश कहां पर जा रहा है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। सबसे ज्यादा पादप कहां पर होंगे? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। और सबसे ज्यादा अगर उत्पादक मिल रहे हैं वहां पर, तो उपभोक्ता भी कहां होंगे सर? सबसे ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे वहां पे? और जब सबसे ज्यादा क्या है? पादप है, यानी कि आपके प्रोड्यूसर है, तो वहां पे क्या होंगे? सबसे ज्यादा कंज्यूमर पाए जाएंगे, उपभोक्ता पाए जाएंगे, और सबसे ज्यादा अपघटक भी वहीं पर पाए जाएंगे। बात समझ में आया? इससे पिछले चैप्टर में ही हमने पढ़ा है ना सर, 3 प्रकार के जीव। एक तो प्लांट यानी कि पादप, दूसरा जंतु यानी कि उपभोक्ता हो गया हमारा, कंज्यूमर हो गया, और तीसरा इन दोनों को खत्म होने के बाद, इन दोनों के मरने के बाद जो इनको डिकम्पोज करते हैं उनको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर यानी कि अपघटक बोलते हैं। इन तीनों की संख्या सबसे ज्यादा होगी कहां पर? इसी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ठीक है। अब इससे पहला सवाल देखो तो यहाँ पे क्या था हमारा
सर किस स्तर पर देख रहे थे? जातियों के स्तर पे देख रहे थे। जातियों के स्तर पे एग्जांपल याद रखिएगा कि सर पश्चिमी घाट में ज्यादा से ज्यादा जातीय विविधता पाई जाती है, क्योंकि सर जो पश्चिमी घाट होता है ना, वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा भरा पड़ा होता है। ठीक है, इसलिए यहां पर क्या पाए जाते हैं? उभयचरों की संख्या अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। जबकि यहां अगर पूर्वी घाट की बात करें तो यहां पर वातावरण बहुत कम परिवर्तित होता है, जिस कारण से यहां पर जातीय विविधता क्या है? बहुत कम है। ठीक है, तीसरा जो स्तर है हमारा वो क्या है? पारिस्थितिक स्तर पर है। इकोलॉजिकल लेवल पर है हमारा। ये बताओ जरा, पारिस्थितिक क्या है या पारिस्थितिकी क्या है? पूछना ही बेकार है हमारा, हम ही बता देते हैं। इकोसिस्टम समझ में आया था, पिछले चैप्टर में पढ़ा है। इकोसिस्टम का मतलब क्या था? एक ऐसा क्षेत्र जहां पर क्या है? सजीव भी है, निर्जीव भी है, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? पारितंत्र बोलते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी क्या थी? इकोलॉजी क्या था? उनके बीच में कुछ क्रियाएं चल रही हैं, अगर उसका स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, किसके किसके बीच में? सजीवों और निर्जीवों के बीच में जो इंटरैक्शन चल रहा है ना, उसका अगर हम लोग स्टडी करना शुरू कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा इकोलॉजी कहला जाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी कहला जाता है। अब बात यहाँ पे पारिस्थितिकी स्तर पर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है सर? पारितंत्र के लेवल पे बात कर रहे हैं। अब पारितंत्र का मतलब क्या होता है हमारा? एक जगह, यानी कि सर हम किसके विषय में बात करने वाले हैं? स्थान के विषय में बात करने वाले हैं। कितने लोगों ने महसूस किया है या फिर जानते हो कि रेगिस्तान दिन में गर्म होता है और रात में ठंडा होता है? पक्का? काफी ज्यादा ठंडा होता है रात में। रात में काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है, कंबल ओढ़ना पड़ेगा, बिना कंबल ओढ़े काम नहीं चलेगा। ऐसा कैसे? अच्छा कोई बात नहीं, अरे सुनो, मैं रेगिस्तान की बात कर रहा हूं। पहाड़ी इलाके में भी ऐसा सीन आता है। छठ पूजा में लगभग घाट पे गए हो ना, शाम में जाते हैं उसी बालू पे गए होते हैं ना, उस समय अगर लगभग 2-3 बजे तक अगर हम लोग घाट पे चले जाएं तो वही बालू गर्म मिलता है। ठीक है, एकदम गर्मी के मौसम में नदी में गए हो, बलुइया में लगता है कि गुड़वा भुंजा जाएगा। ठीक है, इतना तेज गर्म होता है। बालू पे नहीं गए तो छत पे तो गए होंगे ना, छटपटाते छटपटाते जाते हैं, दौड़े दौड़े भागे आते हैं। इतना ज्यादा गर्म होता है, नीचे का पैर हमारा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है। ठंडा के मौसम में छत पे जाते हैं, उस समय भी सिचुएशन बड़ी गड़बड़ होती है, उस समय भी पैर नहीं रख पाते हैं। खैर वो चीज तो छोड़ दीजिए, उसी छठ का मौसम याद करिए कि जब भोर में जाते हैं तो क्या होता है? लगता है कि पैरवा बर्फ जम जाएगा। काहे? कि सर बालू बना होता है सिलिका का, और सिलिका की एक खास बात होती है क्या कि ये बहुत तेजी से गर्म होता है और बहुत तेजी से ठंडा होता है। यानी कि जितना तेजी से बालू गर्म होता है ना, उतना तेजी से बालू ठंडा भी होता है। यही कारण होता है कि रेगिस्तान में दिन जो होता है बहुत ज्यादा गर्म होता है और रात अत्यधिक ठंड भरी होती है। ठीक है, अच्छा हम पारिस्थितिक स्तर पे बात कर रहे हैं। कौन कौन से पारिस्थितिक स्तर आपने पढ़ा है? कौन कौन सा इकोसिस्टम आप अभी तक जान चुके हैं? कोई एग्जांपल बताओगे? इससे पहले आपने इकोसिस्टम ही तो पढ़ा है ना। 2, 4, 5, 10 इकोसिस्टम का जरा नाम बताओ। अरे 10 नहीं तो कम से कम 5 ही सही। क्या समुद्र एक इकोसिस्टम है? नदी एक इकोसिस्टम है? तालाब इकोसिस्टम है? जंगल इकोसिस्टम है? वर्षा इकोसिस्टम है? डेजर्ट इकोसिस्टम है? तब सोच क्या रहे थे? अरे चारों तरफ क्या है हमारे? इकोसिस्टम ही इकोसिस्टम है। अब सोचो कि हर एक इकोसिस्टम के अंतर्गत, हर एक पारितंत्र के अंतर्गत अगर देखें तो क्या वहां पर अलग अलग प्रकार के जीव मिल रहे होंगे क्या? जैसे एक अनुमान लगा के देखो, हमारे यहाँ पे कुत्ता है, हाँ है सर, रेगिस्तान में भी कुत्ता मिल रहा होगा क्या? दोनों में अंतर होगा क्या? तो ये जो अंतर देख रहे हैं क्या कहलाएगा सर? बायोडायवर्सिटी कहलाएगा। और ये जो अंतर हम देख रहे हैं किस स्तर पर देख रहे हैं सर? पारितंत्र के आधार पर देख रहे हैं, यानी कि इकोसिस्टम के आधार पर देख रहे हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले एक ही प्रकार के जातियों के बीच में मिलने वाला जो अंतर है वो अंतर क्या कहलाता है?
पारिस्थितिकीय स्तर का जैव विविधता कहलाता है। समझ में नहीं आया तो फिर से दिमाग लगा के देखो कि सर एक चूहा जो हमारे यहां पर मिल रहा है, चूहा ऐसे होगा ना, ऐसे होगा ही नहीं। चलो एक चूहा जो कहां पर मिल रहा है सर, हमारे यहां पर मिल रहा है। चलो हम बात कर दिया सर खुदरा में मिल रहा है एक चूहा ही है हमारे, ठीक है। अब वही कर ले, एक उसी की बात कर रहे हैं कि सर एक चूहा ऐसा है जो कहां पर मिल रहा है, रेगिस्तान में मिल रहा है। क्या दोनों चूहे में अंतर नहीं होगा? बहुत सा जमीन आसमान का अंतर होगा। यहां पर जो ये चूहा मिल रहा होगा इसने अपने आप को कुछ इस कदर ढाला होगा कि वो रेगिस्तान में रह पाएगा। इसको पानी पीने की आवश्यकता क्या होगी? बहुत ज्यादा कम पड़ेगी। अच्छा, पानी पीने की आवश्यकता अगर कम पड़ रही है तो उसके अंदर कुछ होगा, कुछ केमिकल चेंज हुआ होगा। वो केमिकल चेंज याद है क्या? हाँ, वसा का सर कहीं ना कहीं एसिटिलाइजेशन कराते हैं, वसा से क्या बना देते हैं हम लोग, पानी बना देते हैं, वो तो ठीक है। इसके अंदर एक हार्मोन का कुछ बदला, क्या है यूरिन का नाम? यूरिन का नाम नहीं, उस हार्मोन का नाम एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यानी कि एक ऐसा हार्मोन जो क्या करता है, यूरिन से पानी की मात्रा को ज्यादा से ज्यादा छान करके वापस कहां भेज देता है? शरीर में भेज देता है। हमारे अंदर भी एडीएच होता है, लेकिन एडीएच की मात्रा क्या होती है हमारे अंदर? बहुत कम होती है। अब अगर तुलना कर दे दोनों चूहे का तो सर इसके अंदर क्या होगा? एडीएच की मात्रा बहुत ज्यादा कम होगी और यहां पर एडीएच की मात्रा क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। तो दोनों में अंतर मिल गया कि नहीं मिल गया? सर जाति तो एक ही है, लेकिन अलग अलग स्थान के वजह से उनके अंदर क्या है, अलग अलग तरीके से अनुकूलन आया है, यानी कि उनमें कहीं ना कहीं अंतर देखने को मिल रहा है। ठीक है, और कुछ अनुमान ले लो, और कुछ भी एक और एग्जांपल खुद से लो, कोई भी जाति का एग्जांपल खुद से लेके देखो। अरे यहाँ हमारे यहाँ पे जो मान लीजिए घोड़े मिल रहे हैं, क्या लगता है कि रेगिस्तान में मिलने वाले घोड़े भी वैसे ही होंगे? नहीं, उनमें अंतर होगा। ठीक है, ध्रुवीय इलाकों में मिलने वाले, जैसे पोलर रीजन में क्या है, एक अपने आप में खुद बहुत बड़ा क्या है, इकोसिस्टम है। अब एक सर रेगिस्तान में मरुस्थल कह लेना, रेगिस्तान कह लेना, डेजर्ट कह लेना, जो भी होगा, अरे किसकी तुलना कर लो? किससे? ध्रुवीय इलाकों से। अब इस रेगिस्तान में, चलो चूहे की बात हमने कर ली, हटा देते हैं इस चूहे को। चलो, इससे रेगिस्तान की बात कर रहे हैं और ध्रुवीय इलाकों की बात कर रहे हैं। यहां पर मिल रहा है खरगोश, यहां भी मिल रहा है खरगोश। क्या दोनों में अंतर होगा? ये एग्जाम्पल भी पढ़े हुए हम लोग, है ना, कि सर जो रेगिस्तान वाला होगा वहां पर मिलने वाला जो खरगोश होगा उसके कान क्या होंगे? बड़े होंगे, लंबे होंगे। हाथ पैर भी क्या होंगे? बड़े और लंबे होंगे। जबकि अगर मैं इस ध्रुवीय इलाके वालों की तुलना करूंगा तो इसके हाथ पैर कान ये सब क्या होते हैं? छोटे हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? क्या ये डिफरेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? एक ही जाति के अंदर, एक ही प्रजाति के अंदर डिफरेंस मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि सर वो लोग अलग अलग पारिस्थितिकी में मिल रहे हैं, अलग अलग पारी तंत्र में मिल रहे हैं। ठीक है, क्या क्या समझ में आया? सर सबसे पहला जैव विविधता देखा, समझ में आया। फिर जैव विविधता को हमने 3 स्तर में बांट करके देखा, या फिर हम ऐसा भी कहें कि सर जैव विविधता के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार किस स्तर पे देखा था? दूसरा और तीसरा पारिस्थितिक। यानी कि अगर हम देखना चाहें तो जैव विविधता मतलब कि सर जीवों में डिफरेंस कहां कहां देखी जा सकती है? उनके जेनेटिक लेवल पर देखी जा सकती, उनके जाति के स्तर पे देखी जा सकती है, और अलग अलग क्षेत्रों में मिलने वाले एक ही प्रकार के जातियों के स्तर पर भी देखी जा सकती है। बात समझ में आया? अब चलो, ये तो सर हमारा पहला पार्ट के बारे में हमने जान लिया। बोला कि चैप्टर को 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। पहला तो जातीय विविधता है क्या, कितनी, अभी कितनी है वाली बात अभी रह गई है। ठीक है, अब इनका नुकसान जा रहा है, बस एक छोटा सा स्टेटमेंट इस पर है। दशक समझते हो? सेंचुरी बोलते हैं इसको। ठीक है, दशक का मतलब क्या होता है? 100 वर्ष। अगर मैं वर्ष की तुलना करूंगा तो क्या हो जाएगा? 100 वर्ष, यानी कि 100 साल क्या होगा? एक दशक कहलाता है, एक सेंचुरी कहलाता है। ठीक, अब जिस हिसाब से हमारे आसपास जितनी भी जातियां मिल रही हैं, चाहे वो किसी भी जीवों की हो, ठीक है, जिस हिसाब से
इनकी क्षति हो रही है। सर क्षति कैसे हो रही है? क्षति होने के लिए जिम्मेदार कौन है? क्षति मीन्स लॉस। किसका लॉस हो रहा है सर? जातियों का लॉस हो रहा है। कैसे हो रहा है, किस कारण से हो रहा है? इन सब के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। ठीक है, कारण कि सर हम जंगल काटते जा रहे हैं, जंगल काटते जा रहे हैं। याद है क्या? आवास, निकेत, ये सब कुछ पीछे पड़ा हुआ है हमारा चैप्टर। अब हमारा वानस्पतिक वेजिटेशन भी याद होगा, वेजिटेशन वर्ड भी पढ़ाया था। हमारा वानस्पतिक किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव। वानस्पतिक का मतलब, वेजिटेशन का मतलब ही क्या था कि कोई भी जीव जहां पे रह रहे हैं उसके आसपास मिलने वाला कोई पादप या सीधा सीधा उसके आसपास मिलने वाला पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव ही क्या कहलाते हैं? उसके वानस्पतिक कहलाते हैं। अब सोचो कि कोई भी जीव है, कोई भी जाति का है, वो जहां पे रह रहा है वो उसका क्या कहलाएगा? आवास कहलाएगा। क्या दशक मतलब 10 होता है? आप लिख सकते हैं शताब्दी, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे हिसाब से दशक है। ठीक है, अब हमें जहां तक जानकारी है वही है। शताब्दी भी लिख सकते हैं, मना नहीं कर रहे हैं हम, शताब्दी आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दशक कहते हैं इसको, सेंचुरी भी कहते हैं। ठीक है, पर्यायवाची का मतलब कभी कुछ होना चाहिए, दशक ही होगा। लफड़ा ही खत्म कर देते लोग, कोई दशक नहीं है। ये भी अच्छा, इस स्टेटमेंट को भी लेकर आएंगे कुछ देर के बाद। बात क्या कर रहे थे कि सर ये जो लॉस हो रहा है बायोडायवर्सिटी का, उस लॉस के बारे में अगर हम बात करें तो उसके लिए स्वयं हम लोग ही जिम्मेदार हैं। हम लोग पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं, उनका आवास। अच्छा, आवास का मतलब क्या था? जहां पर लोग रह रहे हैं वो आवास कहलाता है? नहीं, वो प्राकृतिक क्षेत्र जहां पर जीव रहता है, वो नेचुरल प्लेस जहां पर कोई जीव रह रहा है, ये हमारा आवास नहीं है, है ना। लगे कि ये हमारा हैबिटेट है, ये क्लासरूम, ये घर हमारा हैबिटेट है, हमारा आवास है, नहीं, वो तो हमने आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किया है। हमारा आवास क्या है सर? ये वातावरण जहां पे हम रह रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम किसी का हैबिटेट छीनेंगे, मतलब कि सर जंगल काटते जा रहे हैं, वहां पे रहने वाले जो जीव होंगे वो क्या होंगे? गायब होते जाएंगे। तो वही क्या हम कर रहे हैं? क्या उनकी भाई क्षति कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और आपको पता है कि सारे जीव एक दूसरे से या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली, यानी कि या तो प्रत्यक्ष रूप से या तो अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए तो हैं। जिसका एक बार एग्जाम्पल भी हमने दे रखा था, शायद आपको याद होगा, स्टार फिश वाला एग्जाम्पल था। इधर समुद्र के किनारे पर स्टार फिश आ जाते थे, उन्हें स्टार फिश को कुछ दिनों के लिए क्या कर दिया गया था? वहां से हटा दिया गया था। तो वहां से कुछ जातियां क्या हो गई थी? गायब हो गई थी। अब हमारे वजह से सर, हमारे वजह से मान लिया जाए कि 10 जातियां गायब हो गई। ठीक है, और उन 10 जातियों से मान लीजिए कि सर 100 जातियां जुड़ी हुई थी। तो हमने गायब किया कितने को? 10 को। इस 10 की वजह से और कितना गायब होगा? 100। इस 100 से भी तो सर 1000 कनेक्टेड होंगे ना। सोचो सर, इन 100 की वजह से 1000 जाएंगे, इस 1000 से कहीं ना कहीं 10,000 कनेक्टेड हो सकता है, वो भी जाएगा। यानी कि सब सर एक दूसरे से कनेक्टेड है, सारे के सारे क्या होते जाएंगे? खत्म होते जाएंगे। और जितना तेजी से हम लोग खत्म कर रहे हैं, अगर इसी रफ्तार से खत्म होता रहा, क्या केवल जगह छीनने से होता है? नहीं। इतना तेजी से मुर्गा खा रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे, कहां से आएगा इतना मुर्गा? इतना तेजी से अंडा खा रहे हैं हम लोग, कहां से आएगा? इतना तेजी से मछली खा रहे हैं, जिस रफ्तार से हम लोग खाए जा रहे हैं, तैयार होने में ज्यादा समय लगता है कि नुकसान जाने में ज्यादा समय लगता है? एक मटका तैयार करने में सर काफी समय लगता है। मट्टी सानेंगे, बनाएंगे, सांचा में ढालेंगे, फिर सुखाएंगे, फिर उसको पकाएंगे, काफी समय। और नुकसान करना है तो छोड़ दिया, काम खत्म हो जाएगा एक बार में। अच्छा, एक बकरा है, एक बकरे को अच्छा खासा वजन बनने में, अच्छा खासा तैयार होने में लगभग 1 साल लग जाएगा, और उसको कट के पेट में जाने में 1 दिन। बस समझ में आ रहा है? सर अगर 100 को बकरा है, उसको तैयार करने में सोचो कितना समय लगा होगा। हम एक ही दिन में 100 को बकरा मार के खा के खत्म कर देते हैं एक क्षेत्र वाले, तो क्या लॉस काफी तेजी से नहीं हो रहा है? अगर इस हिसाब से अति दोहन, इसको बोलते हैं एक्सप्लॉइटेशन बोलते हैं, एक्सप्लॉइटेशन, हाँ, अति दोहन, यानी कि आवश्यकता से ज्यादा अगर किसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं ना, ओवर बोलते हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन बोलते हैं, अति दोहन बोलते हैं हिंदी में। अगर इतना तेजी से होता रहा तो लगभग 100 से 200 वर्ष जाते जाते पूरी जाति हमारे पृथ्वी से समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल द एंड हो जाने वाला है।
इस पूरी पृथ्वी पर मिलने वाला जितना भी बायोडायवर्सिटी है वो खत्म हो जाएगा। जिस रफ्तार से अभी चल रहे हैं ना हम लोग, जिस रफ्तार से लॉस करा रहे हैं हम लोग, अगर इसी रफ्तार से लॉस होता रहा ना तो ज्यादा नहीं मात्र 100-200 साल के अंदर पृथ्वी पर से सारी की सारी जातियां प्रजातियां गायब हो जाएंगी। एक्सेप्ट मनुष्य भी नहीं बचेंगे, सब कुछ गायब हो जाएगा। जितना तेजी से लॉस चल रहा है, नहीं पल्ले पड़ रहा है सवाल ये कि जितना तेजी से जातीय, अच्छा ये बताओ, जातीय विविधता का लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट? हमने जानबूझ के आपको ये प्रॉफिट वर्ड दिया है, प्रॉफिट कभी होगा ही नहीं, लॉस ही होगा। बात समझे? लॉस कितना हो रहा है, कहां पर क्यों हो रहा है, वो सब कुछ पढ़ेंगे। अभी तो हम इसके ओवरव्यू में चल रहे हैं। आपको समझना क्या है कि सर बहुत तेजी से नुकसान जा रहा है। किसी ने डोडो पक्षी का नाम सुना है? डोडो पक्षी, डोडो, ठीक है, आप अपने यहाँ पे नहीं मिलती है डोडो, जाके सर्च करना आराम से मिल जाएगा डोडो पक्षी। अब ये डोडो पक्षी जो है ना रेड डाटा बुक में आ चुकी है। रेड डाटा बुक क्या है सर? एक ऐसी किताब जिसमें क्या करते हैं, उन जीवों के बारे में डेटा को लिखा जाता है, या तो जो गायब हो चुके हैं या जो गायब होने वाले हैं। ठीक है, गायब होने वाले में भी दो लेवल होता है। एक जो अब एकदम सर अंतिम स्थिति में है कि अब गायब होगा, और एक जो अभी उस लेवल पर आया है गायब होने की स्थिति में। तो कुल मिला जुला करके एक ऐसी किताब जिसमें हम ऐसे जीवों का जिक्र करते हैं या तो जो गायब हो चुके हैं या तो गायब होने के कगार पर या गायब होने की शुरुआत उनकी हो चुकी है। तो वैसे ही डोडो पक्षी का नाम इसमें आ चुका है। ठीक है, अब क्या होगा सर? धीरे धीरे ये गायब हो जाएगा। तो ये जो गायब हो रहा है, क्यों गायब हो रहा है, कैसे गायब हो रहा है, कुल मिला जुला के सर क्या करा रहे हैं? लॉस करा रहे हैं, हम क्षति पहुंचा रहे हैं। क्षति पहुंचाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। क्या केवल उनका आवाज छीन लेने से ही क्षति हो रहा है क्या? नहीं। आज के डेट में सर, पहले साइकिल नहीं था किसी के घर में, आज के डेट में 4-4 बाइक है। वो क्या वो बाइक प्रदूषण नहीं फैला रहा? क्या हम इस वातावरण को प्रदूषित नहीं कर रहे हैं ना? तो मिला जुला कर सर हम ही लोग तो जिम्मेदार हैं हर कुछ के लिए। ठीक है, और इतना तेजी से अगर सब कुछ चलता रहा ना, एक तरफ मार के खा भी रहे हैं उनको, एक तरफ उनका वातावरण भी खराब कर रहे हैं, दूसरा तरफ हम क्या कर रहे हैं, उनका आवाज छीनते जा रहे हैं, सब कुछ नुकसान तो हम ही दे रहे हैं। और जिस हिसाब से चल रहे हैं हम लोग, अगर ऐसे चलते रहे तो ज्यादा नहीं 100 से 200 साल जाते जाते इस पृथ्वी पर से सारी की सारी जाति प्रजाति एकदम क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, गायब हो जाएगी। चलो, ये तो जैव विविधता की बात अभी खत्म नहीं हुई है। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं वो क्या है हमारा टॉपिक, कि ये कितना मिल रहा है, हाउ मच, कितनी जातियां हैं हमारे पृथ्वी पर और उनमें से कितनी भारत में हैं, कितने, यही सब कुछ पढ़ेंगे कल हम। तो सबसे पहला सवाल होगा कल के लिए आपका, ये खोज करके आइएगा, ये जो बायोडायवर्सिटी है, ये जो जैव विविधता है, ये कितनी मिल रही है। एकदम परफेक्ट डेटा के साथ पहुंचिएगा। इसका जवाब पता है कहां मिलेगा? इस चैप्टर में भी मिलेगा और आपके फर्स्ट ईयर में भी मिलेगा। फर्स्ट ईयर का बुक उठाइएगा, वहां भी मिलेगा। क्या फर्स्ट ईयर में जैव विविधता का एक चैप्टर है क्या? देखना, तो फर्स्ट ईयर का देखना, पहला या दूसरा चैप्टर ये है।